नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विराग जैन है और आज हम हमारे पेपर 1 का पार्ट 1 हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट 1 के अंतर्गत जितनी भी यूनिट्स हैं और जितना भी मेंस के लिए जो भी हमारा मटेरियल है हम उसको पूर्णता करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो हाल ही में मेंस की अप्रोच हुई है, भाई आप देख रहे हैं कि अभी चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसमें मेंस की अप्रोच रही है कि भाई मेंस के साथ साथ आपको प्री का भी कुछ ब्रीफ नॉलेज जानना चाहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि मेंस के साथ, जैसे आप देख रहे हैं कि 3 मार्क जो पहले होते थे उसमें कोई शब्द सीमा नहीं होती थी, अब लेकिन वर्तमान में उन्होंने आपको जैसा पता है कि एक शब्द लिमिट दी है और बहुत कम शब्द लिमिट दी है। तो वह कहीं ना कहीं आपको मेंस के साथ साथ प्री की भी कुछ जो फैक्ट होते हैं, आपका जो जनरल नॉलेज होती है वह जानना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपके सहयोग के साथ कि हम जितना भी पढ़ें हम अच्छा पढ़ें और हमारा उसके साथ 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर जितने भी हैं सब साथ में तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रथम प्रश्न पत्र पार्ट ए इतिहास एवं संस्कृति। जैसा कि आपको पता है इकाई 1 इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। अब यहाँ आप गौर कीजिएगा कि ये भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पूछने का प्रयास कर रहे हैं। भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने बात की है हड़प्पा सभ्यता से लेकर, लेकिन हम लोगों को भारत का जो इतिहास है वह कहाँ से पढ़ना है? हमको पढ़ना है पाषाण काल से लेकर। पाषाण काल से लेकर हमको 10वीं शताब्दी तक एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। अब यहाँ पर आप ये शब्द देख रहे होंगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इन शब्दों से आप लोग क्या समझते हैं? ये जो शब्द होते हैं राजनीतिक, जब हम किसी भी राजनीतिक इकाई की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत ऐसे कौन से पहलू आते हैं जिसके बारे में हमें वर्णन करना है? आर्थिक पहलुओं के अंतर्गत क्या आता है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं के अंतर्गत क्या आता है? तो हम आज हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक की बात करेंगे, लेकिन इसमें हमें इंक्लूड करके चलना है हमारा क्या? पाषाण काल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पाषाण काल इतिहास के बारे में पहले बताना चाहूँगा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है उसमें हमें इतिहास का वर्णन मिलता तो है, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य उसके हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता का, माफ कीजिए, जैसे पुरापाषाण काल। तो जैसे उसकी बात की जाए तो हमें मृदभांड मिले हैं, सिक्के मिले हैं, बहुत सारे ऐसे खुदाई में चीज़ें मिली हैं जो हमें उस काल के बारे में बताती तो हैं, लेकिन उसका हम सही अनुमान और कुछ लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसे काल को हम क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक। दूसरा काल होता है आद्य ऐतिहासिक। इसमें क्या होता है कि हमें कुछ लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उस भाषा को या उस लिखित साक्ष्य को पढ़ने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि हमें मिली हुई है, लेकिन हम आज तक उसको पढ़ने में अभी सफल नहीं हुए हैं। तीसरा होता है ऐतिहासिक मीन्स जिसके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए भी हैं और उसके साथ साथ हमने उसको पढ़ने में सफल भी रहे हैं। जैसे हमारी आर्य सभ्यता या वैदिक काल है, उसका जो भी हमें साहित्य मिला है उसको हम पढ़ने में सफल रहे हैं। तो यहाँ भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता या फिर पाषाण काल से लेकर 10वीं शताब्दी तक हमें पढ़ना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता
से हम अपने इतिहास का, वर्तमान भारतीय इतिहास का उद्भव पढ़ते हैं। अधिकांश हड़प्पाकालीन जितने भी स्थल हैं वह वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं? वह सिंध नदी के किनारे, जिसके आसपास हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, उसके किनारे स्थित हैं। लेकिन वर्तमान में यह अधिकांश हड़प्पा काल के प्रमुख स्थल जैसे आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या चंदूहड़ो, ये सब कहाँ पर स्थित हैं? पाकिस्तान में स्थित हैं। भारत की यदि बात की जाए तो अधिकांश हड़प्पाकालीन जितने भी स्थल हैं उनका संकेंद्रण गुजरात, पंजाब, राजस्थान और उत्तरी हरियाणा की तरफ स्थित हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा हड़प्पा सभ्यता के बाद यदि बात की जाए तो अगला हमें क्रम मिलता है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल आपको सभी को पता है, जिसमें हमारे ऋग्वेद, वेदों, उपनिषद, ऋचाओं आदि की स्थापना हुई है। इसके अलावा इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक काल के बाद हमारा आता है आपका पौराणिक काल। पौराणिक काल मीन्स आपका जितना भी महाभारत, आपका रामायण, इन सबों के बारे में हम जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह हमारा पौराणिक काल होता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पौराणिक काल के बाद हमारा आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल आपको पता ही है, 16 जनपद थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश और भारत के संदर्भ में। इसके बाद आपका आता है मौर्य काल। मौर्य काल आपको सभी ने सुना ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, और आपने कौटिल्य के बारे में सुना ही होगा। मौर्य काल के बाद हम मौर्योत्तर काल के बारे में बात करेंगे। मौर्योत्तर काल के बाद हम बात करेंगे गुप्त काल के बारे में, और गुप्त काल के बाद हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल, और उसके बाद में हम बात करेंगे राजपूत। और यहाँ हमारा 10वीं शताब्दी तक का संपूर्ण इतिहास खत्म हो जाएगा। अब यहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पहलुओं की बात होती है। तो राजनीतिक पहलुओं में हम कोशिश करते हैं कि वहाँ का प्रशासन कैसा था, वहाँ राजा की क्या स्थिति थी, वहाँ मंत्रिपरिषद होती थी या नहीं होती थी, अगर होती थी तो उसको कितने अधिकार प्राप्त होते थे। इसके बाद वहाँ का कर संरचना क्या थी, वहाँ मुद्रा व्यवस्था क्या थी, वहाँ पर जो वाणिज्य व्यवस्था थी वह किस तरीके की थी, इस बारे में हम कहीं ना कहीं राजनीतिक बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्रम आता है आर्थिक। आर्थिक में आपको सभी को पता है किसी भी राज्य की सफलता वहाँ की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। तो आर्थिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वहाँ का कृषि, वहाँ कृषि कैसी थी, वहाँ पर पशुपालन कैसा था, वहाँ पर व्यापार कैसा था, वाणिज्य कैसा था, उद्योग थे, यदि उद्योग थे तो किस प्रकार के उद्योग थे, उन उद्योगों में किस तरीके का उत्पादन किया जाता था, वहाँ आपका नगरीकरण था या ग्रामीण अवस्था थी, यदि नगरीकरण था तो किस तरीके के नगर थे। इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। समाज के आय के स्रोत क्या थे। इसके अलावा हमारा अगला टॉपिक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, किसी भी सभ्यता या संस्कृति को पनपने के लिए वहाँ की समाज आवश्यकता होती है। तो समाज किस तरीके की समाज थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, समाज किस प्रकार बटा हुआ था, समाज में 4 वर्ण थे या वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी तो वह किस प्रकार की व्यवस्था थी। इसके अलावा आपके इतिहास में त्यौहार कैसे थे, आपकी संस्कृति क्या थी, आपका खान पान क्या था, आप लोग क्या वेशभूषा पहनते थे, आपका संगीत क्या था, यह सभी बातें हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम धार्मिक इतिहास भी इसमें पढ़ेंगे कि क्या धार्मिक स्थिति थी, क्या लोग किस तरीके के भगवान मानते थे, ईश्वर की क्या स्थिति थी, ईश्वर के बारे में लोग किस तरीके से जानते थे, लौकिक या आध्यात्मिक स्थिति थी। इन सभी का वर्णन हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में करेंगे, जो हमारा क्रमशः हड़प्पा सभ्यता या पाषाण काल से लेकर 10वीं शताब्दी तक चलेगा। अब इकाई 2 की बात करते हैं। यह हमारी इकाई 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की बात करता है। इसमें हमें धार्मिक इतिहास के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले 11वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो भारत बोलते हैं उसको हम मध्य भारत बोलते हैं। इसके अंतर्गत हमें देखते हैं कि भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसमें अरब आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, दिल्ली सल्तनत इसके अंतर्गत आती है। यह सब जितने भी आक्रमण हैं जो विदेशी आक्रांता थे, उनके आक्रमण के बाद भारत की राजनीतिक, आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन आए।
तो इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, तब राजपूत थे। राजपूतों के बाद उन्होंने किस तरीके से एक हमारे यहाँ हिंद और आपका इस्लामिक कल्चर किस तरीके से साथ में विस्तृत हुआ। इसके अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आता है आपका मुगल काल। आपने अकबर के बारे में सुना ही होगा, तो मुगल काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसकी क्या स्थिति थी, उसकी क्या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इतिहास था, मुगल किस तरीके से भारत में आकर भारतीयों के बीच में ही बस गए, उन्होंने किस तरीके से भारतीयों के साथ व्यवहार किया, भारतीयों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, किस तरीके से एक इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ, इस बारे में हम लोग सभी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत भी हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसमें एक विशेष टॉपिक दिया गया है मुगल शासन और उसका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय। देखिए, इस इतिहास में यदि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई टॉपिक है तो वह है मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय। ऐसा क्या हुआ कि अन्य जो इस्लामिक आक्रामकता थे या अन्य जो बाहरी शक्तियां थीं वह भारत में आकर भारत के साथ मिश्रण एक नहीं कर पाई, वह भारत की जनता के साथ या भारतीयों के साथ उतना अच्छा सामंजस्य नहीं पैदा कर पाई जितना कि मुगलों ने किया। ऐसे क्या कारण थे, ऐसा कौन से प्रभाव थे जिससे मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय हुआ, भारतीयों ने मुगलों से क्या सीखा, मुगलों ने भारतीयों से क्या सीखा, इसके अंतर्गत हम यह सब अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं मुगलों के बाद भारत पर ब्रिटिशों का शासन हुआ, जिसको आप सभी जानते हैं अंग्रेजी साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का काल बोलते हैं उसको। तो उसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश शासन का शुरुआती जो उद्देश्य था वह एक कंपनी के रूप में भारत में आई थी। सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश शासन भारत पर आया था और उसने सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने अंदर कैप्चर करने का प्रयास किया। तो ऐसे कौन से कारण थे या ऐसी उनकी कौन सी नीतियां थीं जिससे उन्होंने पूर्णतः भारतीय बाजार को कैप्चर किया, और उस कारण से जो भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन हुआ और उस अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो भी लोग थे उनका ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा। आपको पता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था या कोई भी व्यवसाय होता है उससे एक कोई पर्टिकुलर समाज जुड़ा रहता है। उस समाज के ऊपर, उस अर्थव्यवस्था के ऊपर या नीचे जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम उस प्रभाव की बात करेंगे, किस तरीके से कृषकों की स्थिति निम्नतर होती गई, भारतीय उद्योगों का एक चरणबद्ध रूप से, क्रमिक रूप से ह्रास किया गया, और ऐसे कौन से उद्योग थे जिनका विकास हुआ लेकिन वह भी किसके कारण विकास हुआ कि वह कहीं ना कहीं अंग्रेजी हितों को पूर्ण कर रहे थे। इसके बाद भारतीय समाज पर प्रभाव और भारत किस तरीके से एक सोने की चिड़िया से वापस से एक गरीब और एक दुष्कर समाज के रूप में एक प्रस्तुत हुआ है। तो इसके अंतर्गत हमें इन चीजों का अध्ययन करना होगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी GLC-IS टॉप 50 की एक मेंस क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रही है, जिसमें आपको सभी टॉपिक वाइज जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं वह उपलब्ध होगी। यूनिट वाइज आपको हर यूनिट के हिसाब से, क्योंकि MPPSC ने आपने देखा है कि उसने प्रत्येक यूनिट का एक वेटेज रखा है। वह अभी तक जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसने उस यूनिट का पूर्णतः पालन किया है। 95 से 100% तक उसने उस यूनिट के वेटेज का पालन किया है। तो यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज, पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट, क्योंकि अंततः आपको फुल लेंथ टेस्ट ही आपकी सफलता में सहायता होंगे। तो आप कोशिश करें कि इन तीनों के प्रयास के बाद आप फुल लेंथ टेस्ट में पूर्णतः परिपक्व हो जाए। तो इसके लिए हमारे GLC-IS ऐप पर आप लोग विजिट करें और आप वहां पाएंगे ऐसा मटेरियल जो आपको आपकी सफलता में पूर्णतः सहयोग करेगा। धन्यवाद। अब मैं बात करता हूं इकाई 3
जो कि ब्रिटिश उपनिषेध के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता, यह हमारे इस यूनिट की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, जिसमें से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाएंगे। इस इकाई में 2 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग 80% वेटेज इन प्रश्नों का रहेगा। तो हमको यहाँ पर इस यूनिट में या इस इकाई में पार्ट 1 इस पे ध्यान ज़्यादा देना है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। तो मैंने जैसे पिछले यूनिट में हमने पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर ब्रिटिशों का क्या प्रभाव पड़ा, तो आप देखेंगे कि उस प्रभाव के बाद भारतीय समाज और भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस तरीके से रिएक्ट किया, भाई किस तरीके से उस उपनिवेशवाद के झंझल से और अपने आप को बाहर निकालना चाहती थी। तो उस प्रतिक्रिया के रूप में भारत में मुख्यतः, आप जैसा कि जानते हैं कि भारत एक कृषक प्रधान देश है, पहले भी था आज भी है। तो कृषक एवं आदिवासी, और हमारा देश आदिवासियों का भी देश है, तो कृषक एवं आदिवासियों के उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उन्होंने किस तरीके के विद्रोह किए एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, और उन विद्रोहों के बाद किस तरीके से हम लोगों में एक राष्ट्रवाद या पुनर्जागरण का उदय हुआ, इसके फलस्वरूप हमने स्वतंत्रता जैसा कोई एक वस्तु या एक ऐसी चीज को देखा कि हम लोग भी स्वतंत्र हो सकते हैं। तो उस स्वतंत्रता आंदोलन और संग्राम में भारतीयों ने किस तरीके से भाग लिया, उस स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने सहयोग किया, और उन नेताओं का भारतीयों ने भी किस तरीके से सहयोग किया, कौन से आंदोलन किए गए, उन आंदोलनों का ब्रिटिशों द्वारा किस तरीके से दमन किया गया, किस वर्ग ने समाज के उन आंदोलनों में साथ दिया, मुस्लिमों ने किन आंदोलनों में या किस वर्ग में हमारा साथ दिया, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता। तो इसके अंतर्गत हम जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं, गांधी जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, जितने भी हमारे नेता हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और पुनर्जागरण से आप लोग समझते होंगे, पुनर्जागरण ये एक्चुअली शब्द आपका पाश्चात्य का है, जिसमें हम देखते हैं कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य पुनर्जागरण यूरोप में देखा गया। यूरोप में पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य देखा गया, जहां पर वह चर्च और जितने भी सामंत थे उनके उस उलझन से या उस दौर से बाहर आए और उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता और उनका पुराना जितना भी गौरव था, उनका प्राचीन गौरव, उसको महसूस किया। इसी संदर्भ में भारतीय पुनर्जागरण किस तरीके से स्वामी विवेकानंद, अरविंदो, आपके स्वामी विवेकानंद हुए, अरविंदो हुए, बहुत सारे ऐसे आपके गुरु थे जिन्होंने क्या किया कि आपको पुनर्जागरण किया। उन्होंने आपकी संस्कृति के बारे में पुनः बताया कि किस तरीके से प्राचीन संस्कृति अपनी कितनी गौरवमयी थी, और उस संस्कृति को लेकर हमारे मन में स्वतंत्रता की बात जगी। तो इसके अंतर्गत हम जितना भी हमारे विद्रोह, कृषक एवं आदिवासियों के विद्रोह और हमारे किन नेताओं ने भाग लिया और पुनर्जागरण में किन ने सहयोग किया, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पूर्ण गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं। तो गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, अब यहाँ एक टर्म आती है गणतंत्र। तो गणतंत्र से आप लोग क्या समझते हैं? गणतंत्र एक ऐसा शासन या एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो राज्य का प्रमुख होता है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना होता है। यदि आप राजतंत्र की बात करेंगे तो वहां पर जो राजा या जो भी प्रमुख होता है वह कैसा होता है? वंशानुगत होता है, राजा का बेटा राजा। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। गणतंत्र में जो राज प्रमुख होता है वह किसके द्वारा चुना जाता है? प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। यदि हम भारत की बात करें तो भारत अप्रत्यक्ष गणतंत्र का उदाहरण है, जिसमें हमारे यहाँ राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है?
सांसदों द्वारा या विधायकों द्वारा, और सांसद और विधायक किसके द्वारा चुने जाते हैं? हमारे द्वारा। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा चुना हुआ शासन है, उसको बोलते हैं गणतंत्र भारतीय संदर्भ में। तो गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं और अन्य जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका विकास किया, किस तरीके से भारत एक लोकतंत्र की मूर्त के रूप में फेमस हुआ या उसने अपनी पहचान बनाई। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र की सफलता में गणतंत्र का भी हाथ है। तो ऐसे कौन से पहलू थे जिससे हमने आज भारत को एक स्थायी लोकतंत्र या सफल लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है? तो गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पूर्ण गठन। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो रियासतें थी या जो भी जितने भी प्रांत थे, हम जानते हैं कि उसके पहले भारत प्रांतों या ब्रिटिश प्रांतों में या रियासतों में विभाजित था। तो उन प्रांतों को किस तरीके से प्रशासनिक सुविधा के अनुकूल रखते हुए हमें उन प्रांतों का गठन करना था और उन प्रांतों को राज्यों में तोड़ना था। तो वह किस आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे? भाषाई आधार पर, नस्लीय आधार पर, धार्मिक आधार पर, या प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक अनुकूलता के आधार पर? तो किस तरीके से भारत उस दौर से आज का भारत बना, किस तरीके से हमने राज्यों का पूर्ण गठन किया। फिर अगला टर्म आता है मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं। तो मध्य प्रदेश का गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं। फिर इसके संदर्भ में हम मध्य प्रदेश का गठन किस तरीके से हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं। हमें मध्य प्रदेश के गठन के संदर्भ में विशेष रूप से पढ़ना है कि किस तरीके से वर्तमान मध्य प्रदेश का हुआ, कि कब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से विभाजित हुआ और किस तरीके से मध्य प्रदेश आज वर्तमान स्वरूप में आया है। इसके बाद आपका यह आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं। तो अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या घटना हुई जिसने हमारे भारत को प्रभावित किया या जिससे हमारा लोकतंत्र कमजोर या सफल हुआ? जैसे इमरजेंसी की बात करते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे एक लोकतंत्र पर धब्बा मानी जाती है। तो यह घटनाएं हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद है। हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ 62 का, उसके बाद पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हुए, उसमें हम लोगों ने किस तरीके से परफॉर्म किया, हमने किन क्षेत्रों को जीता, कश्मीर मुद्दा क्या है, इसके अलावा आपका जेपी आंदोलन हुए, इमरजेंसी हुई। ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिसने भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया? इन घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इकाई 4 मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन। मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता आंदोलन, सबसे ज्यादा प्रश्न इस इकाई में इस टॉपिक से बनते हैं, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन। अब मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन से आप लोग क्या समझते हैं? मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन हम लोग सबसे पहले बिंदोला विद्रोह से प्रारंभ करते हैं कि बिंदोला विद्रोह ने किस तरीके से एक संपूर्ण भारत में, ना कि मध्य प्रदेश में, संपूर्ण भारत में किस तरीके से उन्होंने बिंदोला विद्रोह के माध्यम से एक सुसंगठित एवं एक नियोजित एक विद्रोह का रूप लिया और अंग्रेजों को यह समझाया कि भाई भारत में भी अब लंबे समय तक या भारत में भी कुछ विद्रोह होने वाला है और भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना जाग चुकी है। तो मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें हम बिंदोला विद्रोह से लेकर 1857 की क्रांति और उसके बाद जितने भी विद्रोह हैं, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, मध्य प्रदेश की उसमें क्या भूमिका रही, क्या सहयोग रहा, बीच में जितने भी चरण पादुका आपका नरसंहार हुआ है, मध्य प्रदेश का जितना भी मध्य प्रदेश के बड़े काम हुए हैं उसके बारे में, झंडा सत्याग्रह हुआ, आपका चरण पादुका हुआ, सोहावल का नरसंहार हुआ, जितने भी आपके 1857 का आपका सराफा कांड हुआ, रीवा चावल प्रकरण हुआ, ये सब कुछ हम जितने भी प्रकरण हैं हम इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। यह मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी टॉपिक से बनेंगे। इसके बाद आती है बात भारतीय संस्कृति विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष। भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, अब प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष। तो हमको यहाँ पर भारतीय
और विशेषतः किस मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कौन सी कलाएं रहीं, साहित्य किस तरीके का रहा, कौन से साहित्यकार हुए, उन साहित्यकारों ने किस तरीके के साहित्य का सृजन किया, वह किस भाव या किस भाव से लिखा गया, उसकी क्या परिणति हुई भारतीय समाज पर और भारतीय युवाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, पर्व उत्सव हमारे यहाँ भारत में तथा मध्य प्रदेश में किस तरीके के पर्व बनाए जाते हैं, एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, वास्तुकला के अंतर्गत हमारा स्थापत्य किस तरीके का स्थापत्य बनाया जाता है, उसकी शैली क्या है, वह राजपूत शैली पर है या मुगल शैली पर है या किसी अन्य शैली पर है या कोई हमारे यहाँ स्कल्पचर द्रविड़ शैली का है। तो यह हमको वास्तुकला के जितने भी पक्ष होते हैं उसमें किस तरीके का पत्थर यूज किया गया, उसका संरचना कैसी थी, यह सभी हम वास्तुकला के विभिन्न पक्षों में पढ़ेंगे। कला प्रारूप के अंतर्गत हम हमारे यहाँ का नृत्य, आपका नाट्य, आपका नृत्य हुआ, आपका नाट्य हुआ, संगीत हुआ, आपका चित्रकला, जितना भी आपका नृत्य, नाट्य, संगीत, चित्रकला जो कुछ भी है, सब कुछ कला प्रारूप के जितने भी रूप होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। साहित्य को हम 3 भागों में या मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं कि हमारे प्राचीन काल के साहित्यकारों ने किस तरीके से लिखा, हमारे मध्यकाल के, आधुनिक काल के साहित्यकारों ने किस तरीके से लिखा, और एक चौथा हम करते हैं हमारे लोक साहित्यकार कि लोक साहित्यकारों ने, जैसे याज्ञनिक हुए, आपके सिंगाजी हुए, आपके घाघ हुए, इन लोगों ने किस, ईसरी हुए, इन्होंने किस तरीके से मध्य प्रदेश के संदर्भ में या मध्य प्रदेश का जितना भी ग्रामीण अंचल है उसको प्रभावित किया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और वास्तुकला के प्रमुख पक्ष। इसके बाद बात आती है मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन, तो पर्यटन के अंतर्गत तो हम सभी कुछ पढ़ेंगे। इसमें हमें ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल उन्होंने अलग से मेंशन किया हुआ है। तो मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, इसके अंतर्गत हमें पता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। तो इनके संदर्भ में हमें विशेषता पढ़ना है कि खजुराहो की क्या विशेषताएं हैं, वहाँ पर मंदिर कैसे हैं, इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, किस शैली पर निर्मित हैं, उन मंदिरों की वर्तमान स्थिति क्या है, यदि वह विकसित हैं तो किस कारण विकसित हैं, यदि उनके संदर्भ में अच्छा कार्य नहीं किया जा रहा तो किस लिए नहीं किया जा रहा, सरकारी प्रतिक्रिया क्या है, आम लोगों का उसके प्रति क्या जागरूकता है, उसका स्कल्पचर क्या है, ये सब कुछ हमें पढ़ना होगा। सांची के धरोहर या भीमबेटका की गुफाएं, आपको पता है भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल सबसे पुरानी व्यवस्था है, पुरापाषाणकालीन गुफाएं हैं ठीक है ना। तो सांची हुआ, इनके बारे में हमें सब कुछ पढ़ना है, इसके विशेषता इनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो अन्य पर्यटन स्थल हैं, मध्य प्रदेश के जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल हैं, ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटन स्थल हैं, हमें उन सभी के बारे में पढ़ना है। और पर्यटन की स्थिति क्या है, पर्यटन मध्य प्रदेश का क्यों विकसित है, यदि विकसित नहीं है तो किस लिए विकसित नहीं है, हमारे यहाँ पर्यटन की अधोसंरचना क्या है, सड़क कनेक्टिविटी क्या है, हवाई कनेक्टिविटी क्या है, रेल कनेक्टिविटी क्या है, हमारे यहाँ पर्यटन को किस तरीके से लिया जाता है, कोई पर्यटन संकुल बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, किस तरीके से हम पर्यटन का विकास कर सकते हैं, इन सभी पहलुओं का वर्णन हम इसमें करेंगे। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। प्रमुख रियासतें गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक, ठीक है ना। तो यह इकाई बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, यह नई इकाई है और इसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सूक्ष्मता के साथ पढ़ना होगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश में मुख्यतः 6 रियासतों के बारे में बात किया गया है। सबसे पहली रियासत है गोंडवाना, सभी को पता है गोंडवाना रियासत। फिर इसके बाद आपकी बुंदेली रियासत, बघेली रियासत, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत। तो गोंडवाना रियासत थी, वह कहाँ स्थित थी, किस क्षेत्र में स्थित थी, रानी दुर्गावती का आपने नाम सुना ही होगा। रानी दुर्गावती की क्या भूमिका थी गोंडवाना रियासत में, संग्राम शाह आपने जितने भी सुने होंगे, ये सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। गोंडवाना रियासत की संस्कृति क्या थी, उन्होंने किस स्थापत्य का निर्माण करवाया, किन मंदिरों का निर्माण करवाया, अंग्रेजों के माफ कीजिएगा,
मुगलों के साथ क्या युद्ध हुए, उस युद्धों की परिणति क्या हुई, तो यह सभी हम गोंडवाना रियासत के अंतर्गत पढ़ेंगे। बुंदेली रियासत, बुंदेली लोग कौन थे, कहाँ से उनका मूल आगमन हुआ, बुंदेली स्थापत्य क्या थी, बुंदेलों के क्या विद्रोह हुए, बुंदेलों ने मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों तक क्या क्या विद्रोह किए, स्वतंत्रता संग्राम तक बुंदेली रियासतें चली तो उन्होंने क्या भूमिका थी, ये सभी बुंदेलों की स्थिति क्या थी, बुंदेलों का कल्चर क्या था, बुंदेलों की आमदनी क्या थी, उनका आर्थिक स्थिति क्या थी, यह सभी जितने भी पहलू हैं हम सभी कुछ पढ़ेंगे। बघेली आपको पता ही है, तो बघेली रियासत के बारे में पढ़ेंगे। बघेलियों का मुख्यतः इस चैप्टर में उनकी जो संस्कृति है और कला है और प्रशासन, यह मुख्यतः बघेलियों का प्रसिद्ध था, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इसके अलावा होलकर वंश के बारे में पढ़ेंगे। होलकर वंश कहाँ से उद्भव हुआ, इसका इंदौर में कब आगमन हुआ, रानी अहिल्याबाई किस तरीके से उन्होंने होलकर रियासत को एक नई ऊंचाइयों पर दिया, इसके बाद कौन कौन से होलकर राजा हुए, उन्होंने अंग्रेजों के साथ किस तरीके से एक सहयोगपूर्ण या मैत्रीपूर्ण भाव रखा, उन्होंने किस तरीके से राजधानी परिवर्तन किया, क्या क्या स्थापत्य का निर्माण किया, यह सभी कुछ होलकर रियासत के अंतर्गत पढ़ेंगे। ऐसा ही हम सिंधिया रियासत, ग्वालियर की रियासत है, सभी को पता है किस तरीके से सिंधिया राजाओं ने ग्वालियर को एक स्वर्ण नगरी के रूप में परिवर्तित किया, ग्वालियर की स्थिति क्या थी, सिंधिया, जयाजी सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया, राणोजी सिंधिया, इन्होंने किस तरीके से होलकर साम्राज्य को या होलकर रियासत को अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उनके अंग्रेजों के साथ कैसे संबंध थे, 1857 की क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी, उस भूमिका का हम आलोचनात्मक या समालोचनात्मक परीक्षण करेंगे। क्या सही में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनके कैसे संबंध थे, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। और इसमें सिंधिया रियासत का जो प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था है उसको हम मुख्यतः पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि उनकी उत्कृष्ट थी। इसके बाद भोपाल रियासत, सभी को पता है भोपाल रियासत जिसको बेगमों का शासन बोला जाता है। भोपाल रियासत, इसकी स्थापना किसने की, कहाँ से अफगानिस्तान मूल के व्यक्ति ने भोपाल रियासत की स्थापना की, किस तरीके से एक नारी सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण बनकर उभरा भोपाल रियासत की बेगमों ने किस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका पेयजल और जितनी भी जनलोक कल्याणकारी या आपकी जनहितैषी योजनाएं होती हैं उनको चलाया। 1857 की क्रांति में भोपाल रियासत की क्या भूमिका थी, किस तरीके से उन्होंने साथ दिया, भोपाल रियासत में उस दौरान क्या विद्रोह हुए, स्वतंत्रता, भोपाल रियासत ने भारत में, आपको पता ही होगा कि शुरू में भोपाल रियासत भारत में मिलने के लिए एग्री नहीं थी, किन शर्तों पर या किस दबाव में वह अंततः भोपाल रियासत भारत में मिली। इसके अलावा भोपाल रियासत की जितनी भी वहाँ पर आपकी स्कल्पचर हैं, आपका स्थापत्य है, उनका सब कुछ प्रारंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक हम इन सभी रियासतों के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यह रियासत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे आपके 30 नंबर आपको दिलाएंगे और यह एक्चुअली नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा इसका डीप अध्ययन करने की ज़रूरत है, इसके बारे में ठीक है कोशिश करेंगे। फिर वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में, मतलब वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में यह रियासतें होती थीं, इनका क्या स्थान था, इन्होंने इनकी सीमाएं कहां से कहां तक थीं, इन्होंने किस तरीके से अपनी सीमाओं का विस्तार किया, इन्होंने किस तरीके से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बांटा, इन्होंने किस तरीके से अपने प्रांतों को या अपने राज्य को बांटा, इन सभी के बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो यह आपका सिलेबस था जिसका हम कोशिश करेंगे कि आपको पूर्णतः तरीके से अध्ययन कराएं और हम बहुत एक अच्छा माहौल क्रिएट करके साथ में पढ़ें हमारे GLC IAS के साथ। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेस, प्री मेंस क्लासरूम वाले, आपके मेंस वीडियो लेक्चर, आपको हमारे यहाँ के उत्कृष्ट टीचरों के जितने भी वीडियो लेक्चर हैं वह प्रदान किए जाएंगे। आपका मेंस वीडियो टेस्ट सीरीज, आपको पता है सफलता की एकमात्र कुंजी होती है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करें, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक उत्कृष्ट और जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है उस लेवल के साथ हम लोग टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराते हैं। और मेंस क्वेश्चन बैंक, आपको पर डे आंसर राइटिंग के लिए एक क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता होती है, तो हम मेंस क्वेश्चन बैंक आपको प्रदान करेंगे जो आपको मिलेगा GLC IAS ऐप पर। धन्यवाद।